everyone. My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be doing class 12, chapter 9, last chapter, developing psychological skills. ठीक है. So इस chapter में you might think that there is not much, but there's actually a very important points about what a real life psychologist should do, how should you do it, and here some skills are talked about जिसके बारे में it's very important for if you want to become a psychologist, then you must develop those skills. ठीक है. If you're already good on those, then that's great, but if you think that you need to work on one of those skills, मैं आपको बताऊंगी आगे कि कुछ skills हैं जिन पे all of us can work on. That's very important as psychologists. So if you want to become a psychologist in the future, definitely watch this video and study this chapter. Don't take it lightly. So I actually really enjoyed this chapter. जब मैं class 12 में थी, we had the same syllabus. So yeah, I hope I'm able to inculcate a similar kind of interest for you all. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करते हैं कुछ चीजों की. साइकोलॉजी एज अ स्टार्टिंग. ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. उसमें हमने थोड़ा सा एक्चुअली आप ये सोचो कि 11th में जब आपने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू करी थी तब हमने व्हाट इज साइकोलॉजी, क्या क्या डिफरेंट डोमेन्स होते हैं साइकोलॉजी के, वो सब पढ़ा था, है ना. सो इस चैप्टर में भी हम अराउंड अबाउट वैसी ही चीजें थोड़ी सी रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद वी विल ऑल्सो स्टार्ट स्टडिंग द सेट ऑफ स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन दोज काइंड ऑफ फील्ड्स. ठीक है, तो बात करते हैं साइकोलॉजी के बेसिक अजम्पशंस की. ठीक है, इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट साइकोलॉजिस्ट्स हैव इंटरेस्ट इन पीपल, abilities and temperament. Obviously people तो है ही, क्योंकि we are dealing, therapist हो आप या फिर आप sports psychologist हो या आप cognitive psychologist हो, you are studying humans, you are studying human mind. ठीक है, एबिलिटीज में हमें इंटरेस्ट है. इफ यू कैन रिकॉल हमने गिफ्टेड इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा, मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट जो जिनको कहते हैं, है ना. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, पीपल हु आर डिप्रेस्ड, पीपल हु आर एंशियस, all sorts of different we can say not abilities but different behaviors and exhibits of people. ठीक है. देन हमने टेम्परामेंट के बारे में पढ़ा. आपने पढ़ा, याद होगा कि 4 ह्यूमर्स गैलन ने दिया था एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्परामेंट के बारे में वी हैव स्टडीड. अगर आप अभी आगे जाके पढ़ोगे, आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव स्टडीड इन दिस बुक और नॉट, देयर आर ऑल्सो बेबीज को जब स्टडी करते हो, इन्फेंट्स को, उसमें भी टेम्परामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. कि कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से थोड़े हैप्पी टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं अटेंशन सीकिंग होते हैं, कुछ होते हैं बड़े ऑलवेज वेरी अपसेट एंड क्राइंग एंड एजिटेटेड, है ना. इसको हम कहते हैं टेम्परामेंट. इवन एडल्ट्स में भी ये चीज शो होती है. सो अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट एग्जिबिट्स अ विलिंगनेस टू प्रोवाइड हेल्प बाय यूजिंग हिज नॉलेज इन ऑल दीज डोमेन्स. पीपल के लिए उनकी एबिलिटीज और टेम्परामेंट के बारे में जब हमें प्रॉपरली एक नॉलेज बन जाती है, हमारा सेट ऑफ एक फ्रेमवर्क बन जाता है, देन वी कैन एक्टिवली हेल्प पीपल बाय यूजिंग दिस. ठीक है. सो अगेन आई एम सेइंग इफ यू वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, देन definitely you need to have mastery over these 3 domains. ठीक है. अच्छा, हम लोग क्या क्या करते हैं, क्लाइंट हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, असेसमेंट करते हैं उसकी पर्सनालिटी की, और सोशो कल्चरल एनवायरमेंट में देखते हैं कि क्या हो रहा है. सो टिपिकली व्हेन अ क्लाइंट कम्स फॉर so these are some real life experiences I'm going to share with you. तो जब भी कोई क्लाइंट आते हैं, सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं. हिस्ट्री मतलब आपका नाम क्या है, आपको किसने रेफर किया है यहाँ पे, आपकी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू एक्सपीरियंसिंग, आपके मदर फादर को तो नहीं थी, है ना, और आप डेली लाइफ में आप कैसे हो, है ना, ऐसी बातें करेंगे. तो ऑब्वियसली हिस्ट्री टेकिंग में ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं कि अच्छा पहले आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, आपकी फैमिली कैसी है, ये सारा कुछ हम हिस्ट्री में लेते हैं. तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद इसी में उसका असेसमेंट होता है पर्सनालिटी का. अभी याद है ना, मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि आप डेली लाइफ में कैसे हो, आप इजीली इरिटेट हो जाते हो, नहीं होते, ऑल दिस आर ये जो ऑल दीज क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग, या फिर आप हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हो, या आपको लोगों से बातचीत करना पसंद है, एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल हो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को डिप्रेशन के लिए यू आर ट्राइंग टू सी कि इफ ही हैज डिप्रेसिव सिम्टम्स और नॉट, तो आपको उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी जानना जरूरी है. जैसे कि पहले मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड था, है ना, पहले आई यूज्ड टू लाइक गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स, विद एवरीवन, बट जब से दिस इवेंट हैपेंड इन माय लाइफ, 2-3 महीने से आई हैव नॉट बीन एबल टू गो आउट. मुझे अंदर से मन ही नहीं करता किसी से बात करने का. तो बिना जाने कि वो पहले एक्सट्रोवर्ट थे, आप उनकी बिहेवियर में एक मार्क्ड चेंज नोटिस नहीं कर पाओगे, इवन व्हेन इट कम्स टू डायग्नोसिस. ठीक है. सोशो कल्चरल एनवायरमेंट मतलब आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, वेदर यू विल बी एबल टू अफोर्ड
जो हमारी हायर एंड वाली मेडिसिन हैं, या फिर आपको जेनेरिक मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी सेशंस कैन यू अफोर्ड इन वन वीक, है ना. तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स जो है हमारी, दैट विल डिटर्मिन अ पेशेंट्स और अ पर्सन्स प्रोग्नोसिस, मतलब कितनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे. ठीक है. A client refers to an individual, group or organization who seeks help, guidance or intervention from a psychologist with respect to any problem. ये बात मैं बहुत यूज करती हूँ एंड आई एम एक्चुअली गिल्टी ऑफ नॉट डिफाइनिंग क्लाइंट क्या होता है. आई थिंक हमने चैप्टर नंबर 5 में 6 में थेराप्यूटिक, हाँ 5 में थेराप्यूटिक वाले में किया था कि क्लाइंट इज अ पर्सन हु सीक्स ट्रीटमेंट. तो क्लाइंट वही होते हैं. तो जरूरी नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए ही, कभी आप अपने करियर काउंसलिंग के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, या स्पोर्ट्स काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन लाइफ. समटाइम्स इवन जो पब्लिक सोशल वर्कर्स होते हैं, PSW, उन लोग के पास मैरिटल इश्यूज लेके भी जाते हैं लोग. सो एवरीवन हु इज गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प इज कॉल्ड अ क्लाइंट. ठीक है. स्किल यहाँ पे आ जाता है. स्किल क्या होता है? प्रोफिशिएंसी, facility, dexterity that is acquired or developed through training or experience. ठीक है. तो वेबस्टर डिक्शनरी की भी बढ़िया सी डेफिनेशन दी हुई है, possession of qualities required to do something, तो या get something done. तो स्किल मतलब जैसे साइकिल चलाना, यू कैन इमेजिन कि दैट इज अ स्किल. आपको यू हैव टू हैव द प्रोफिशिएंसी, फैसिलिटी, डेक्सटेरिटी. आपको आपके कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए. देयर इज अ प्रोसेस टू स्किल एक्विजिशन. होता है ना कि एक प्रोसेस होता है, आपने साइकिल चलाना सीखा उसका, दैट इज कॉल्ड अ स्किल. सिमिलरली थेरेपी देना किसी को इज ऑल्सो अ स्किल, क्योंकि उसमें आपको ट्रेनिंग मिली है, उसमें आपको डेक्सटेरिटी है, यू हैव द प्रोफिशिएंसी इन दैट काइंड ऑफ एरिया. ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो अ स्किल. अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन जो है हमारी, दैट कैन आइडेंटिफाइज 3 सेट्स ऑफ स्किल्स: assessment of individual differences, behavioral modification skills and counseling and guidance skills. So you can imagine कि psychology counseling and guidance skills के अंदर ही आता है. ठीक है. ये हर साइकोलॉजिस्ट के पास होना चाहिए. तो काउंसलिंग जो है वो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के उसमें आएगा, सॉरी. ठीक है. बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी होनी चाहिए कि दूसरे का बिहेवियर किस तरीके से चेंज करके और किस तरीके से सजेस्ट करो कि चेंज करे जो उसको हेल्प मिले. एंड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब एक वेदर समवन इज इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट और नॉट, जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना. ठीक है. अच्छा, इसमें हमारे 3 टाइप्स के स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज. The first one we are going to discuss here, which is the second main heading actually. हमारे developing as an effective psychologist वाली heading हो गई. तो general skills जो है वो हमारी next main heading आती है हमारी. ठीक है. General skills क्या होता है? Include personal as well as intellectual skills. Psychologists as researchers and practitioners do in the field is to pay attention, watch and listen carefully. ठीक है. Psychologist is like an instrument that absorbs all the sources of information from the environment. तो पर्सनल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो आपके होते हैं वो जनरल स्किल्स में हमारे आते हैं. ठीक है. एक साइकोलॉजिस्ट के, तो आप फॉर एग्जांपल एम्पैथी देना किसी को, या वार्म एनवायरनमेंट, मेकिंग समवन फील कंफर्टेबल, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ जनरल स्किल. ठीक है. ऑब्जर्वेशनल स्किल पे आते हैं. A psychologist engages in observing various facets of surroundings, including people and varying events. In addition to physical surrounding, a psychologist actively engages in observing people and their actions, and this may include, like, obviously demographic features, whether someone is male or female or any other gender, or whether someone is of what race, उनकी क्या social background हो सकती है, उनके पहनावे से भी पता चल जाता है ना. कभी कभी यू लुक एट पीपल की अगर जैसे कि टीका लगा रखा है तो प्रॉब्ली हिंदू है ना. अगर पगड़ी भी पहन रखी है तो प्रॉब्ली सिख है. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. ठीक है. और जो हमारा स्पेशली ऑब्जर्वेशन में, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बैठा है आपके सामने एंड दे आर शेकिंग देयर लेग, सो दैट इज वेरी इट इज अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन कि माइट बी दैट दे आर फीलिंग एंग्शियस. ठीक है. यू कैन आस्क देम कि आप ये पैर क्यों ला रहे हो, या एनी अदर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन यू मेड. ठीक है. तो इसमें हम थोड़ा सा करते हैं मेजर अप्रोचेस टू ऑब्जर्वेशन. अभी हमारा ऑब्जर्वेशन का टॉपिक ना थोड़ा सा लंबा खींचेगा, सो डोंट वरी. सबसे पहले हम लोग 2 टाइप्स के ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा लंबा जाएगा, और उसके बाद हम स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. सो अभी तक हमने हमारी ये जो फर्स्ट जनरल स्किल्स है वो कवर कर ली है, और हम लोग ऑब्जर्वेशन पे आ गए. ठीक है. जस्ट मेकिंग इट बिट क्लियर. फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वी आर गोइंग टू स्टडी. 2 टाइप्स ही होते हैं. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, दैट इज द प्राइमरी वे ऑफ लर्निंग अबाउट द वे पीपल बिहेव.
और सेकंड होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग बाय बिकमिंग अ मेंबर। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है जब आप दूर से बैठ के किसी को देख रहे हो उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। जैसे कि अगर इफ यू विजिट अ मेंटल फैसिलिटी देन यू आर ऑब्जर्विंग पेशेंट्स देयर, आप उनको इंटरेक्ट करते हुए देख रहे हो पैसिवली, आपस में इंटरेक्ट करते हुए देख रहे हो, साइकियाट्रिस्ट से इंटरेक्ट करते हुए देख रहे हो, दैट इज ऑल नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन बिकॉज दे आर इन द नेचुरल हैबिटेट और वो अपने उनसे सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डॉक्टर्स आर ऑल्सो इन द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, जैसे कि अगर आप एक स्कूल में बच्चों को या फिर उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को पता करना चाहते हो या टीचर्स को यू वांट टू ऑब्जर्व कि वो किस तरीके से काम करते हैं, देन यू बिकम द मेंबर ऑफ द टीचिंग फैकल्टी। आप मतलब नॉट कि यू हैव टू एक्चुअली बिकम अ टीचर, बट आप उनके साथ इंटरेक्शन करोगे, वो कैसे पढ़ाते हैं, आप उनसे बातचीत करोगे, पार्टिसिपेट करोगे उन सारी एक्टिविटीज में, एंड देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है नेचुरलिस्टिक एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट साइकोलॉजिस्ट हैव इंटरेस्ट इन पीपल, देयर एबिलिटीज एंड टेम्परामेंट्स, जो हमने पहले पढ़ा था। साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी फील्ड इज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटरेस्ट इन अदर पीपल, वरना कोई फायदा ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट बन के इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग एंड टॉकिंग टू अदर पीपल, ठीक है। सो असेसमेंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट की असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स, काउंसलिंग गाइडेंस, ये जो सारी होती हैं हमारा इस चीजों से ये बनती है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे थोड़े से स्पेसिफिक और स्किल्स और स्पेसिफिक स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज की। स्पेसिफिक स्किल क्या होता है? कोर और बेसिक टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विस। जैसे साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स नीड टू बी ट्रेन्ड ऑफ वेरियस थेराप्यूटिक टेक्निक्स। अगर किसी को सीबीटी देनी नहीं आती तो वो सीबीटी नहीं दे सकता, है ना। यू हैव टू एक्चुअली सीक ट्रेनिंग, या रॉर्शचॉक प्लॉट टेस्ट इंटरप्रेट करना, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो मिलती है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। स्पेसिफिक स्किल्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, एंड कॉम्पिटेंसीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इंटरव्यूइंग स्किल्स, काउंसलिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, रॉर्शचॉक प्लॉट टेस्ट टेस्टिंग करना, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ये भी दिस आल्सो कोर्स, ठीक है। इंटरव्यूइंग स्किल्स, ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट के जो मन में आ रहा है वो आपसे पूछ रहा है, इट इज उसके दिमाग में दे आर टोल्ड कि एक इंटरव्यू में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, नाउ यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। काउंसलिंग स्किल ऑब्वियसली, जिसमें वो एक्चुअली किसी को समझा सकते हैं, अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट अ स्यूडो साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्टिक, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आपके मामा चाचा प्रॉब्ली हु आर वेरी वेल इन करियर काउंसलिंग, जो हमारे यहाँ बहुत होता है इंडियन फैमिलीज में कि हम ही कर देंगे, बट दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड। एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका क्या है, क्या किया है उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री किया, लेस क्रेडिबल देन समवन हु हैज डन अ पीएचडी। इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, कौन से कॉलेज से, कौन सी एफिलिएशन से, है ना। वेदर दे हैव लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया, वेदर दे हैव लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन योर स्टेट, ठीक है। एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कितने साल। ट्रेनिंग एज अ रिसर्चर, कितने साल उन्होंने एज अ रिसर्चर दे हैव वर्कड। इंटरनलाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज की, वेदर दे आर नाइस, प्रोफेशनल वैल्यू हमारी है टू बी नाइस, टू बी एम्पैथेटिक। अगर दे आर नॉट, दे आर स्टिल बीइंग वेरी रूड एंड कट टू कट बात कर रहे हैं, या नॉट अ गुड साइकोलॉजिस्ट। नॉलेज ऑफ टूल्स यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, जैसे आई वाज सेइंग रॉर्शचॉक प्लॉट टेस्ट को मार्क करना, उसको कंडक्ट करना, ठीक है। तो ओके, सो पेशेंट को ऑब्जर्व करना, ये सब चीजें जो हैं जो हमारी प्रोफेशनली उसमें आती हैं, ये हमारी हो गई ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में। थोड़े से हम करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट मेजर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट इट अलाउज बिहेवियर टू बी सीन एंड स्टडीड इन नेचुरल सेटिंग, जैसे है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का। People of outside, from outside or those already working in a setting can be trained to use it. Training अच्छी हो जाती है observation की, ठीक है। One disadvantage is that events being observed are subject to bias. अब अगर मेरा मूड उस दिन खराब है जिस दिन मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, मे बी आई विल सी एवरीबडी ओनली फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है। जनरली डे टू डे एक्टिविटीज इन अ गिवन सेटिंग आर फेयरली रूटीन, तो दे कैन गो अननोटिस्ड। यू हैव टू बी वेरी astute observer, ठीक है। Another potential pitfall is that actual behavior and responses of others may get influenced in the presence of the observer. ठीक है, maybe they will change their behavior according to because they are being observed. I think इसको बार्नम इफेक्ट कहते हैं। तो अब आते हैं हम स्पेसिफिक स्किल्स पे, ठीक है, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, और जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्पेसिफिक स्किल्स जो एक साइकोलॉजिस्ट को चाहिए, आज मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेस्टिंग स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड काउंसलिंग स्किल्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, ओके।
सो या कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के स्किल्स एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. सो इंटरपर्सनल कौन सा होता है? रेफर्स टू कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप. किसी और से, दो चार आपस में आप बात कर रहे हो किसी से, ठीक है, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल क्या होता है? कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ. इट इनकॉम्पसेस एक्टिविटीज सच एज थॉट प्रोसेस, पर्सनल डिसीजन मेकिंग. अगर आपको किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल पिज्जा खाओगे या बर्गर खाओगे, तो आप जो अपने मन में डिसाइड कर रहे हो कि वेदर आई वांट टू ईट अ पिज्जा और अ बर्गर, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. बट if when you are communicating that to your friend कि यार मैं ना आज I feel like eating burger because I ate pizza yesterday, then that is interpersonal. इंट्रा मतलब अंदर, टर मतलब जिससे आप दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है. पब्लिक कम्युनिकेशन भी होता है characterized by speaker sending a message to an audience, and it may be direct such as face to face message delivered by speaker to an audience, or indirect जैसे कि relayed over the radio. डायरेक्ट मतलब जैसे आप किसी एक बड़ी क्राउड से, ऑडियंस से बात कर रहे हो, ठीक है, कॉन्सर्ट में जैसे आप एक पब्लिक कम्युनिकेशन कर रहे हो, या जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उसमें जो लीडर्स आके माइक पे बोलते हैं, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑडियंस, वो होती है हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट पब्लिक कम्युनिकेशन. इनडायरेक्ट वो होती है जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितना सारा इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन किया. ही रिकॉर्डेड अ वीडियो या फिर ही वाज लाइव ऑन वन सॉर्ट ऑफ एक टीवी पे, डीडी पे, या फिर वो लाइव आए और उन्होंने इनडायरेक्टली टीवी के थ्रू या रेडियो के थ्रू हमसे कोई बात कम्युनिकेट कर दी, ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट सब टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है एनकोडिंग, ठीक है. एनकोडिंग क्या होता है? वी टेक आइडियाज, गिव देम मीनिंग एंड पुट देम इनटू मैसेज फॉर्म्स एंड सेंड द आइडिया थ्रू अ चैनल, ठीक है. इसमें एक प्राइमरी सिग्नल सिस्टम होता है जो सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड टचिंग, ऑब्वियसली, ठीक है. एनकोडिंग क्या होता है? अगर किसी ने कोई बात कोई बोल रहा है तो वो मेरे अंदर एनकोड हो रही है, मतलब वो मेरे अंदर, दिमाग के अंदर जा रही है, ठीक है. हम उसको मीनिंग दे रहे हैं, बेसिकली पुलिंग आउट द मैसेज. अगर कोई मुझे कह रहा है कि एक्चुअली मुझे बहुत तेज फीवर हो रखा था, सो साथ में मेरे को कोल्ड के सिम्टम्स भी आ रहे थे थोड़े थोड़े, तो मैंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लिया, ठीक है. इसमें मेन मैसेज क्या है? फीवर, कोल्ड, सिम्टम, आरटीपीसीआर, कोरोना वायरस, है ना. ये जो है इसको हम कहेंगे एनकोडिंग. किसी ने मुझसे कोई बात बोली, मैंने उसका मेन मैसेज का समरी निकाल दिया, ठीक है. डिकोड क्या होता है? ट्रांसलेट मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. तो ये जो प्रोसेस है कि उसने मुझे बोला, उसको मेरे ब्रेन ने प्रोसेस करके एक सिग्नल टू मैसेज कन्वर्ट करा, उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है. तो एज यू कैन सी दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस में द डिग्री टू विच कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेटर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्नल्स और कोड्स बीइंग यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग अ मैसेज इन एंड रिसीविंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कि आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि नजला हो गया, तो नजला आई थिंक प्रॉब्ली इज एन उर्दू वर्ड, बहुत लोग बोलते हैं, इट मीन्स कंजेशन, ठीक है. तो अगर किसी को उसका मतलब नहीं पता तो प्रॉबेबली उसकी वो डिकोडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है. तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, कि whether the person who is receiving the message and of course who is giving out the message, उन दोनों में आपस में बात समझ में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ठीक है. अच्छा, इसमें हम अब थोड़े थोड़े एस्पेक्ट्स करेंगे कम्युनिकेशन के. स्पीकिंग, लिसनिंग, रिसेप्शन, अटेंशन एंड पैराफ्रेजिंग. इसमें थोड़ा सा हम बॉडी लैंग्वेज और मीनिंग का भी करेंगे, ठीक है. तो लेट्स क्विकली गेट ऑन टू दिस. स्पीकिंग में क्या होता है? स्पीकिंग होता है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल इन विच देयर इज द यूज ऑफ लैंग्वेज. तो जो हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड, फॉर दैट मैटर इवन अराउंड इंडिया, वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट. तो सबकी स्पीकिंग स्किल जो है डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज अलग होती है. बट कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हर लैंग्वेज में सेम ही होती हैं. मतलब जो आपको एक इफेक्टिव स्पीकर होने के लिए हर लैंग्वेज में जरूरी है, ठीक है. लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, इट इज नेसेसरी टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज एज पॉसिबल व्हेन यूजिंग वर्ड्स, ठीक है. अब जैसे कि अगर मैं स्पीकर, ऐसे मैं अभी कोई चीज बोल रही हूँ, ठीक है, आई एम सेइंग लेट्स स्टडी चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 12, मैं धीरे बोल रही हूँ और मेरी लिप मूवमेंट बहुत कम है ना. आई एम नॉट स्पीकिंग एज क्लियरली एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. तो मैं ऐसे इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, मलयाली में बोलूँ, या मतलब मैं किसी भी लैंग्वेज में बोलूँ, इफ आई एम नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली, द रिसीवर, द परसीवर विल नॉट बी एबल टू हियर इट प्रॉपरली.
तो वन नीड्स टू कंसिडर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द कॉन्टेक्स्ट, द क्वालिटी, है ना, कि आप किस, अगेन एज आई सेड कि क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए. अगर मैं ऑनलाइन क्लास में बैठ के अपनी पर्सनल रेसिपी डिस्कस करूंगी जो मैंने कल प्रोबेबली चिकन की बनाई, देन इट्स नॉट रेलिवेंट. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट की भी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बहुत रिक्वायरमेंट है कि क्या है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लिसनिंग पे. लिसनिंग में आपकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल द 5-6 जो है, इफ यू वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, की लिसनर आप कैसे हो. इफ यू लाइक टॉकिंग मोर देन लिसनिंग, देन यू शुड रियली वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को तो 90% आप समझ लो सुनना ही है और 20% बोलना होता है, बीच में हल्की हल्की सी क्वेश्चनिंग. तो बहुत ज्यादा जो लोग बोलते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि दे आर लिसनिंग मोर देन दे आर टॉकिंग. इन जनरल ऑल्सो इन लाइफ इट इज गुड रूल. ठीक है, लिसनिंग में appear to you as passive behavior, but it involves silence, but this is not passive. Listening requires a person to be attentive, patient, non-judgmental, and have the capacity to analyze and respond. याद है मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया था कि मुझे फीवर, कॉफ, RT-PCR, मेन मैसेज का मतलब निकालना आपने. लिसनर, इफ यू आर अ गुड लिसनर, आपने तभी सोचा. या कभी कोई माइन्यूट डिटेल्स बता रहा होता है, ठीक है, कि मैं यहाँ गया था तो वहां पे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा तो मुझे वो हो गया. अगर आपका अटेंशन वहां पर नहीं है और नेक्स्ट टाइम उसने वही रिकॉल कर दी इवेंट, एंड देन यू आर लाइक, अच्छा कब बताया मेरे को तो नहीं बताया, देन इट इज वेरी इंसल्टिंग टू द अदर पर्सन, एंड स्पेशली एज अ साइकोलॉजिस्ट यू शुड नेवर डू दैट. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है. ऐसा नहीं कि बस बैठ के सुनना है तो उसमें स्पेशल क्या है. यू हैव टू अटेंड प्रॉपरली, आपको देखना पड़ता है. ठीक है, नॉन जजमेंटल और पेशेंटली. अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैंने ऐसे किया था और आपने ऐसे एड़ा तड़ा मुंह बना दिया, देन दैट इज ऑल्सो लिसनिंग. इट्स वेरी, इट हैज टू बी नॉन जजमेंटल. ठीक है, ऐसे नहीं कि आईज रोल कर दी किसी को देख के कि किसी ने कुछ बताया, वो हम जेस्चर्स में भी पढ़ेंगे. अच्छा, रिसेप्शन होता है इनिशियल स्टेप इन द लिसनिंग. नेक्स्ट हमारा आता है रिसेप्शन. तो लिसनिंग स्टेप में इनिशियल जो होता है वो हमारा लिसनिंग होता है और रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस और मैसेज. ठीक है, द नेक्स्ट वन. तो मैसेज कुड बी ऑडिटरी और विजुअल. Hearing process is based on complex set of physical interactions that take place over the ear and the brain. ठीक है, तो in addition to using hearing mechanism, people listen to that through their visual system. Yes, that's right, visual system के through. They observe a person's facial expression, posture, movement. तो अगर फॉर एग्जाम्पल समवन इज सेइंग समथिंग टू यू वाइल स्माइलिंग, जैसे मैं कर रही हूँ अभी, देन आपको पता है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग हैप्पी, सो यू लिसन इन दैट वे ओनली. ठीक है, ऐसा नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन रीड करके भी यू कैन मेक आउट. हमारा नेक्स्ट आता है अटेंशन, जो मैंने आपको बताया था. एक बहुत ही सही एग्जाम्पल है उसका यही कि अगर कोई आप चीज सुन रहे हो या कोई चीज देख रहे हो, उसको अटेंटिवली देखना. ठीक है, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, कोई आपको लग रहा है स्माइल कर रहा है लेकिन एक्चुअली इट इज एन अनकंफर्टेबल ग्रिन बिकॉज दे आर फीलिंग एंग्शियस. सो अटेंशन बहुत रिक्वायर्ड है उसके लिए. ठीक है, तो जैसे मूवी भी अगर आप देख रहे हो, एक्चुअली वेरी एप्ट एग्जाम्पल इज, हम लोग कभी कभी ना सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, मूवी चलती रहती है एंड वी मिस आउट. अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है? बेसिकली सॉर्ट ऑफ समराइजिंग व्हाट द अदर पर्सन हैज सेड टू चेक कि जो हमने सुना वो ठीक है या नहीं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कंफर्म दैट व्हाट वी हैव हर्ड इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, किसी ने बोला एक्चुअली मैम मैं आज सुबह उठ के आई गॉट लेट और फिर मेरा उससे भी मूड खराब हो गया और मैं थोड़ा सा एक वहां पे आई थॉट कि मैं ब्रेकफास्ट में बनाना खाऊंगी, घर पे बनाना नहीं था, उससे भी मूड खराब हो गया. उसके बाद मैंने आज अपना ग्रेड्स आने थे, मैंने ग्रेड्स चेक किया, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, मेरा उससे भी मूड खराब हो गया, है ना. तो जब उसने पूरी कहानी आपको सुना दी तो यू आर लाइक, अच्छा के मॉर्निंग में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जैसे आप बता रहे हो, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड की मूड खराब था. थोड़ा थोड़ा अपनी भाषा में उसको पैराफ्रेज करके चेक कर लेना कि हमने सारे जो सुना है वो ठीक सुना है, याद है हमको या नहीं. दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. असाइनमेंट ऑफ मीनिंग ये आप पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज. ठीक है, तो अगर कोई बोल रहा है कि for example, our categorizing system for the word cheese may include factors such as dairy product, एक स्पेशल जो टेस्ट होता है, और चीज का मतलब से चीज भी हो सकता है when you are asked to smile. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा. There is a big role of culture in listening, obviously, because हमारे ब्रेन की तरह the way we have been brought up also affects how we listen. Asian culture such as India emphasizing on listening by being a silent communicator when receiving messages from seniors. Some cultures focus on controlling attention. ठीक है, हमारे यहाँ स्पेशली एल्डर्स की बात कहते हैं ना, बड़े बोल रहे हैं बीच में टोकना नहीं चाहिए, तो लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर में. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज पे आ जाते हैं, विच इज आर फर्स्ट हाफ का हमारा लास्ट टॉपिक है. वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस 4-5 minutes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी लैंग्वेज होती क्या है? बॉडी लैंग्वेज इज कंपोज्ड
ऑफ ऑल दोज मैसेजेस दैट पीपल एक्सचेंज बिसाइड्स वर्ड्स, ठीक है, आपको बोलने के अलावा जो भी मैसेज कन्वे हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे बैठी हूँ, अटेंटिवली बैठी हूँ, ठीक है, इस क्लास में, दैट इज माई बॉडी लैंग्वेज। अब मैं ऐसे बैठ जाऊँ, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर है, ठीक है, तो ये मेरी बॉडी लैंग्वेज हुई। स्पेशली जब आप इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट हो, है ना। तो यू अपीयर टू बी स्मार्ट, अटेंटिव, और यू अपीयर टू बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। जनरली लोग कहते हैं कि लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज वो दैट सॉर्ट ऑफ डिटर्मिन्स कि आप एक यू आर क्लोज्ड पर्सन। आई मीन दिस इज अ मिथ ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स दैट एक्चुअली डिटर्मिन बॉडी लैंग्वेज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जेस्चर्स, postures, eye contact, clothing style, body movement, all of them have to be considered together in a cluster. The way you dress, जो आप eye contact ज्यादा कर रहे हो किसी से तो it will appear creepy, बिल्कुल इधर उधर देख के कर रहे हो तो they will sort of think कि ये मुझसे डर रहा है या इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। क्लोथिंग स्टाइल आप की जो बॉडी लैंग्वेज है उसका एक पार्ट है। अगर यू आर वेयरिंग वेरी वेरी शाइनी सिक्विन ब्राइट कलर्स टू एन इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू जो आपका है टू इन कॉर्पोरेट ऑफिस, देन दिस इज अ लॉट अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज की यू आर नॉट अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड, ठीक है। बॉडी मूवमेंट, कुछ लोग पैर बार बार हिला रहे होते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट इज ऑल्सो, या कुछ लोग कुछ ज्यादा ही हैंड मूवमेंट्स का यूज करते हैं या बिल्कुल ही ऐसे बैठे होते हैं, बिल्कुल हैंड मूवमेंट यूज नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। क्रॉसिंग आर्म्स ओवर द चेस्ट में सजेस्ट दैट अ पर्सन लाइक्स टू कीप अलूफ, ठीक है, ऐसे, या मैंने बहुत बार देखा है कुछ लोग ऐसे भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी लेथार्जिक पोज, आप उसको वर्क प्लेस में कभी ये वाला पोज मत करना, ठीक है। A person's background, past behavior also considers, where when we analyze the body language. So, consistency between current and present behaviors जो होते हैं, as well as harmony between verbal and non-verbal communication is termed as congruency. So, for example, मैं किसी चीज के लिए excited हूँ, I'm smiling, there is shining in my eyes, और मैं अपने hand movements use कर रही हूँ, all my body movements, all my voice जो मेरी tone है, they are all basically diverting you towards the fact that I'm going to talk about something positive, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी ड्रूप होके आंखें नीचे करके बात कर रही हूँ, लो टोन में बात कर रही हूँ, आपको पता है दैट बैड न्यूज इज कमिंग, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा भंगा करते करते एंड यू आर डिलीवरिंग समवन्स न्यूज ऑफ सम बैड न्यूज, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एंड यू आर जस्ट लुक। तो if you did not have experience to draw on, you would not have noticed some sort of अब जब हम behavior change की बात करते हैं कि you are not looking good today, है ना, तो हम नोटिस करते हैं कि बेसलाइन ये बंदा कैसे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वेरी सनी काइंड ऑफ डिस्पोजिशन, आई एम ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी, जब भी मैं जाती हूँ, इट्स एक्चुअली वेरी अनोइंग टू सम पीपल ऑल्सो दैट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑलवेज हैप्पी। कभी कभी आई नोटिस कि मेरा एंड ऑफ द डे मुंह भी दर्द हो जाता है बिकॉज आई एम लिटरली जस्ट स्माइलिंग एवरी डे, ऑल डे। तो when I am upset, everybody will notice it कि क्या हुआ, आज मुंह उतरा लग रहा है, आज ये लग रहा है, वो लग रहा है, और if I'm in a bad mood or irritated mood, everyone will recognize. But कुछ लोग होते हैं जिनकी डिस्पोजिशन थोड़ी सी नॉर्मली होती है। आई थिंक माई फादर, ही इज वेरी स्टॉइक डिस्पोजिशन, मोस्ट फादर्स एक्चुअली कि ही इज नॉट वेरी चॉपी पर्सन, ही इज जस्ट वेरी स्टॉइक। तो जब उनका मूड खराब होता है, यू हैव टू रियली लुक एट कि ऐसा क्या इन्होंने किया कि आपको पता चले कि मूड खराब है, अदरवाइज वो थोड़े सीरियस ही रहते हैं ठीक है, ऐसे बहुत लोग होंगे आपकी लाइफ में भी। So this is what I was trying to convey through talking about body language. In the start with psychological testing skills. ठीक है? In this we are going to talk about the various testing skills that psychologists use. They have to be trained in order to become good psychologists. जैसे मैंने आपको पहले example दिया था Rorschach blot test का कि उसकी स्कोरिंग, उसकी कंडक्शन या MMPI, एनी काइंड ऑफ आप टेस्ट ले रहे हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू भी, उसकी भी, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू की भी जो कंडक्शन है उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम थोड़े फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक ओरिएंटेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंटरप्रिटेशन मस्ट बी केप्ट इन माइंड। एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मतलब मेरा कोई पर्सनल बायस इस टेस्ट के रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। If I am taking this test versus if any XYZ psychologist is taking this test, the results should be the same. Okay? Scientific orientation मतलब मुझे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बार बार इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। All I need is a scientific value, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी को डिप्रेशन के लिए असेस कर रहे होते हैं,
वी यूजुअली आस्क कि हैव यू एवर हैड सुसाइडल आइडिएशन, ठीक है, आपको कभी भी सुसाइड करने का थॉट दिमाग में आया, या हैव यू एवर अटेम्प्टेड इट। तो जब वो बोलते हैं कि यस वी हैव अटेम्प्टेड इट, तो यूजुअली वी वोंट आस्क कि कैसे किया था, कब किया था, क्यों किया था, डिटेल्स बताओ कि कैसे तुमने उसको वो किया, अगर रस्सी डाली तो कैसे डाली। दिस इज वेरी इनसेंसिटिव क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है। तो सिर्फ उतनी ही डेटा लेना जितना साइंटिफिक ओरिएंटेशन को दिमाग में रख के नेसेसरी है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड इंटरप्रिटेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा वर्जन एमएमपीआई का अलग है, या मैं किसी का बेस्ट डिप्रेशन इन्वेंट्री फिल करवा रही हूँ या साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन ले रही हूँ तो वो मैं अपने तरीके से लूंगी। कि अगर किसी ने बोला है कि इट हैज टू बी इन अ फॉर्मल सेटिंग, अगर टेस्ट में ऐसा लिखा है तो आपको फॉर्मल सेटिंग में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पार्क में जाके ले लिया या रेस्टोरेंट में, कैफे में जाके ले लिया। नो, इट हैज टू बी, यू हैव टू फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। स्कोरिंग, ऐसा नहीं कि मेरे को लग रहा था इस बंदे का, इसमें मैं 2 नंबर दे देती हूँ एक की जगह। नो, जो स्कोरिंग गाइड में लिखा है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल वर्क, इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, वेयर स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट इंडिविजुअल्स फॉर स्पेसिफिक जॉब्स, it is essential to use actual performance records or ratings as a criteria for establishing a validity of a test, ठीक है। अगर आपको वैलिडिटी करनी है तो suppose the personnel department wants to know whether a psychologist test can help it to identify potential best stenographers, then it must be established that the test differentiates among the employees of different performance levels. In addition, it should also be found that the performance of the job of a newly employed worker selected on the basis indeed matches his or her test scores, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसा कोई टेस्ट बायस्ड वे में डिजाइन कर दिया कि भाई ऐसा बहुत होता है कि जो बॉस का फेवरेट है पर्सनल लेवल पे वो आगे बढ़ रहा है। नो, स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उस टेस्ट में, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एसेंशियल टूल किट विच इज दैट ऑफ इंटरव्यूइंग स्किल्स। इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या होता है? इट इज अ पर्पसफुल कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 or more people that follows a basic question and answer format. आप क्वेश्चन पूछोगे, वो आंसर देंगे, फिर इंटरव्यूअर जनरली क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यूवी विल आंसर, ठीक है। इंटरव्यू के बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, तो लेट्स रीड अबाउट दोस। वंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज एस्टैब्लिश्ड, द इंटरव्यूअर प्रिपेयर्स एन इंटरव्यू फॉर्मेट. The basic format, regardless of interviewer's purpose, is divided into 3 stages. Opening of the interview, the body and the closing. ठीक है, अगर आप किसी का साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए टेस्ट ले रहे हो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। अगर आप किसी का किसी जॉब में इंटरव्यू ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप किसी का आर्मी में ले रहे हो इंटरव्यू, जैसे एसएसडी वाला एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी इंटरव्यू का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। डजंट मैटर, हर इंटरव्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग। जैसे हर ऐसे हर पैराग्राफ के होते हैं। ऐसे देख लो, आप किसी भी टॉपिक पे लिख लो, ओपनिंग, बॉडी और क्लोजिंग तो होगी ना, वैसे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ओपनिंग ऑफ द इंटरव्यू. ओपनिंग ऑफ द इंटरव्यू इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग rapport between the two communicators. The purpose is to make the interviewee feel comfortable. Generally, the interviewer starts the conversation and does most of the talking at the outset. ठीक है, this serves 2 functions. First, it establishes the goal of the interview and gives the interviewee the time to become comfortable with the situation and the interviewer. हार्डली आपने कभी ऐसा कॉन्फ्रंटेशनल इंटरव्यू देखा होगा जिसमें कोई बेचारा इंटरव्यू भी एंटर किया, हाँ भाई कितने आए थे तुम्हारे क्लास 12 में ऐसा तो कोई पूछता नहीं है। पहले उनको थोड़ा सा ना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आओ बैठो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे ओनली से कि देखो इस इंटरव्यू से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वी आर ट्राइंग टू असेस दिस, हम आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, सो आप थोड़ा सा टाइम ले लो, इफ यू वांट वाटर यू कैन ड्रिंक इट। तो क्या होता है, वो बंदा आके बैठ गया, 5 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है कि ओके दिस इज माई सराउंडिंग। तो फर्स्ट आप ओपनिंग ऑफ द इंटरव्यू में ये बात ध्यान रखना दैट मोस्टली इंटरव्यूअर जो ले रहा है इंटरव्यू, वो दैट पर्सन विल टॉक, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बॉडी ऑफ द इंटरव्यू पे। मतलब इसमें क्या होता है, दिस इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट पार्ट, आपने पहले यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, ठीक है। Body of the interview is the heart of the process. In this stage, the interviewer asks questions in an attempt to generate information and data that are required for the purpose. ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे अलग अलग सॉर्ट ऑफ वो होते हैं, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इस स्टेज में क्या होता है, हम एक्चुअली क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई अगर मिलिट्री इंटरव्यू देने गया है तो उनसे मिलिट्री रिलेटेड या जो भी उनका सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई स्कूल का इंटरव्यू दे रहा है तो उनसे स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड या सिलेबस और करिकुलम रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर कोई डायग्नोस्टिक इंटरव्यू ले रहा है
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, तो उसमें उनसे ये पूछेंगे उनके सिम्टम्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इधर उधर की बातें जो हमें एक्चुअली फोकस है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन से सिम्टम्स हैं, कौन सा डिसऑर्डर है, ये जो मेन डाटा कलेक्शन है वो हमारा इसमें आता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। टू अकॉम्प्लिश द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू, द इंटरव्यूअर प्रिपेयर्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो कॉल्ड शेड्यूल फॉर डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, इसमें क्या है, टू डू दिस द इंटरव्यूअर मस्ट फर्स्ट डिसाइड ऑन द डोमेन्स एंड कैटेगरीज अंडर विच इंफॉर्मेशन इज टू बी जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा ना एक 9.5 वाला बॉक्स है, इसमें इट इज गिवन पेज नंबर 189 पे, आप देख सकते हो। Interviewer selected several categories such as nature of the organization last worked for, satisfaction with the past job, views of product, etc. These categories and questions within them are framed ranging from easy to answer to difficult to answer. ऐसा बहुत बार इंटरव्यूज में होता है कि सबसे पहले कोई जो इंटरव्यूई है उसको वार्म अप करने के लिए इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। वेरी गुड प्रोसेस ऑफ दिस इज कि उसके पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लो, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से करी, अच्छा, और आपके उसमें कितने होते, जिसका डेफिनेट आंसर उसको पता है, ठीक है, और इजी टू आंसर। आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं, या फिर यू हैव एनी एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका है इन किसी फील्ड्स में और नॉट, रादर देन कि फर्स्ट वो बंदा आया और आपने उससे पूछा, हाँ जी ये वाले सर्किट में ये वाला वो कौन सा लगना चाहिए, ये कौन सा वो है इंजीनियरिंग में, कौन सा ये आपका आई डोंट नो मच अबाउट इंजीनियरिंग, बट या कौन से सर्किट में ये वैल्यू लगनी चाहिए, कौन से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला लगना चाहिए, ऐसा एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बहुत सारे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं 9.5 में। ओपन एंडेड मतलब जिनके मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, क्लोज एंडेड जो एक ही करेक्ट आंसर है, बाइपोलर क्वेश्चन मतलब वुड यू लाइक टू वर्क फॉर द कंपनी, यस और नो वाले। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन मतलब wouldn't you say you are in favor of having the offices union with another company, मतलब जिसमें आपको पता है कि इसका आंसर तो yes और no में है, लेकिन yes और no के बाद बंदे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि why और why not। ठीक है, मिरर क्वेश्चन कि I work so hard but I'm unable to get success, please explain as to why this happens। ठीक है, मिरर क्वेश्चन मतलब उन्हीं की स्टेटमेंट लेके उनसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों है। लास्ट हमारा पार्ट आता है क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू। क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू में the interviewer should summarize what he or she has been able to gather. One should end with a discussion on the next step to be taken। ठीक है, कि चलिए बहुत अच्छी बात है, तो हमने आपके बारे में डिफरेंट चीजें नाप ली, लाइक एक समरी सी प्रोवाइड कर दो एंड वी विल गेट इन टच विद यू, खत्म होगी बात यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज द क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू। नेक्स्ट हम आते हैं काउंसलिंग, मेन हेडिंग काउंसलिंग स्किल्स पे। ठीक है, काउंसलिंग कैसे करते हैं सो इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम इज ऑल्सो देयर, फिगर 9.2 आप देख सकते हो ऑन पेज नंबर 190। समवन सीकिंग हेल्प, समवन परमिटिंग टू हेल्प, ये एक बहुत अच्छा साइकिल सा इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। इट्स वेरी नाइस साइकिल ऑफ काउंसलिंग। क्या होता है काउंसलिंग का मतलब? काउंसलिंग प्रोवाइड्स अ सिस्टम फॉर प्लानिंग द इंटरव्यू एंड एनालाइजिंग द काउंसलर्स और क्लाइंट्स बिहेवियर एंड डिटर्मिनिंग द डेवलपमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइंट। ये इसका मेन मतलब नेचर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। काउंसलिंग इन्वॉल्व्स हेल्पिंग relationship that includes someone seeking help and someone willing to give help who is capable of or trained to help in the setting that permits the help to be given or received। थोड़ी confusing सी definition है। Basically means एक बंदा है जिसको help चाहिए, एक बंदा है जिसको help देनी है and he is well trained, that person is in need, और वो एक ऐसी setting में है जहां पर ये exchange हो सकता है, then that is called counseling। ठीक है, so थोड़े elements होते हैं counseling के, वो हम discuss कर लेते हैं। काउंसलिंग इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्डिंग टू फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस ऑफ द क्लाइंट्स। जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, उस चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए काउंसलिंग इज बेसिकली व्हाट इट इज। ठीक है, काउंसलिंग इन्वॉल्व्स बेसिक एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट्स परसेप्शंस एंड फीलिंग्स विदाउट यूजिंग इवैल्यूएटिव स्टैंडर्ड्स। ऐसा नहीं है कि मैम मेरी ना 12th में 60% आई थी, 60%। ऐसा कोई काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपको कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, दिस इज नॉट द वे साइकोलॉजी काउंसलिंग शुड बी डन। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, जो भी वो आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी को बता सकते हो, इट इज बिटवीन यू एंड देम। इट इज वॉलंटरी, इट टेक्स प्लेस व्हेन द क्लाइंट अप्रोचेस द काउंसलर, एंड ऐसा नहीं है कि इट इज अ पिरामिड स्कीम या आपको काउंसलर कोई भी बोलेगा, जबरदस्ती कर सकता है आपसे काउंसलिंग लेने के लिए। नो, इट इज वेरी वॉलंटरी रिलेशनशिप। सिमिलरली यू कैन नॉट इवन फोर्स द काउंसलर। Counselors and clients both transmit and receive verbal and non-verbal messages during the process. Therefore, awareness and sensitivity of the message is important prerequisite to a client's effectiveness. ठीक है, verbal, non-verbal, properly messages ले रहे हो, दे रहे हो, कन्वे हो रहे हैं। कुछ myths हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं।
काउंसलिंग इज नॉट merely गिविंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ लेक्चर देना काउंसलिंग नहीं है. इट इज नॉट गिविंग एडवाइस. नेवर साइकोलॉजिस्ट विल नेवर गिव यू एडवाइस कि आपकी डिफिकल्टी हो कि मैम मैं साइंस लूं कि मैथ्स लूं, और आपको कॉलेज बोल दे कि काउंसलर बोल दे कि हाँ कोई बात नहीं आप मैथ्स पढ़ लो, साइंस मत पढ़ो. ऐसा कभी नहीं होगा. दे जस्ट वॉन्ट टू मेक यू रियलाइज कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं एंड हेल्प यू टेक अ डिसीजन. दे विल नेवर टेक द डिसीजन फॉर यू. ठीक है. इट इज नॉट द सेम एज इंटरव्यू. ऐसा नहीं है कि आपको कोई इवेल्युएटिव इंटरव्यू हो रहा है. तो काउंसलिंग इंटरव्यू इज डिफरेंट, वो आपकी थॉट्स और फीलिंग्स डिस्कस करने के लिए हो रहा है. जॉब इंटरव्यू अलग है, वो आपका इवेल्युएटिव. ठीक है. इट इज नॉट फॉर सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स, बिलीव्स, बिहेवियर बाय परसुएडिंग, एडमॉनिशिंग, थ्रेटनिंग और कंपेयरिंग. आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट किसी आइडियोलॉजी के लिए, किसी चीज के लिए कंपेल नहीं कर सकता और ब्रेन वॉश नहीं कर सकता. ठीक है. इट्स योर ओन. आप खुद देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना. ओके. सो नेक्स्ट लेट्स कम टू डेवलपिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप्स. ठीक है. फॉर मोस्ट पीपल हु सीक हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर, इफेक्टिव और सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट और इनफ्रीक्वेंट. बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स फॉस्टर नहीं हो रहे या उनके करंट रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है. यूजुअली विद अ पार्टनर कि मैम मैं बहुत शक करती हूँ, मेरे में ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाई वी हैव अ टॉक्सिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है. तो one of the main aims of counseling is to help people establish effective relationships in their life. ठीक है. In brief, counseling usually has an all-inclusive outcome for the clients. Effective behavioral change that takes place in the client is multifaceted. मतलब बहुत directions में client में change होता है. It may show up in the form of client taking greater responsibility, developing new insight, learning to engage in different behavior, and making an effort to develop more effective relationships. ठीक है. पॉजिटिव चेंजेस क्लाइंट्स में मल्टीफेसेटेड, मतलब बहुत सारे आते हैं. ऐसा नहीं है कि एक आधी पॉजिटिव चेंज. ठीक है. कुछ हम पढ़ लेते हैं इसमें. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव हेल्पर, मतलब काउंसलर ही आप समझ लो इस कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है. तो in this section we'll discuss 4 qualities that are associated with effective counselors. ठीक है. These include authenticity. सबसे पहला जो है हमारा authenticity, मतलब जैसे आप हो वैसे ही दिखाओ. It is very rare that a psychologist is a good psychologist if they are playing a farce or if they are fake, है ना. तो जैसे कई लोग ऐसा सोचते हैं that psychologists or counselors are fake nice to people. But that's not true. Actually, counselors, good psychologists and counselors are very assertive, very direct, but very polite with their clients. So just because वो बदतमीजी नहीं करे, that does not mean, and they are talking politely, that does not mean that they are there to please the client. They are very assertive. वो अपनी बात रखते हैं, वो client की बात सुनते हैं और अपनी authentic self को present करते हैं. ऐसा नहीं कि fake nice हो रहे हैं. ठीक है, client के साथ. Those who come in close contact with someone basically build their own image of themselves. ठीक है, and sometimes communicate this image. So for example, friends tell you what they like and dislike about you. Teachers, parents praise or criticize you. You are evaluated by persons you respect. ठीक है. जैसे कि if कभी कभी हम लोग किसी से पूछते हैं ना, इंटरव्यू में भी बहुत बारी क्वेश्चंस होते हैं that who is that one person that motivates you the most. So आप जिस बंदे को, जिससे आप मोटिवेशन सीख कर रहे हो, that will actually determine a lot about you. ठीक है ना. सो दिस कलेक्टिव जजमेंट ऑफ पीपल यू रिस्पेक्ट, also called significant others, develop into basically that kind of whole experience. The me, okay? The perceived me is that person that others perceive you to be. This perception may be the same or different from your own self-perception or I. ठीक है. तो जो मैं आपको बता रही थी, कलेक्टिव जजमेंट्स जो लोग आपकी बता रहे हैं, आप खुद बोल रहे हो कि मैं बहुत ही मैम सबमिसिव हूँ, मैं बिल्कुल अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाता, लेकिन एक्चुअली जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मैम ये तो रख पाती है, तो बहुत असर्टिव है, ये बहुत अपनी इनफैक्ट अपनी चलाती है, डोमिनेटिंग है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परसीव्ड, हाउ यू परसीव्ड योरसेल्फ एंड हाउ अदर्स परसीव यू. ठीक है. ऑथेंटिसिटी मीन्स दैट योर बिहेवियरल एक्सप्रेशन इज कंसिस्टेंट विद व्हाट यू वैल्यू एंड द वे यू फील एंड रिलेट टू योर इनर सेल्फ इमेज. मतलब अगर आपको खुद लगता है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, देन यू आर ऑल्सो बिहेविंग इन ऑनेस्ट वेज. ऐसा नहीं है कि आप बिहेव तो किसी का कुछ चोरी कर लिया, किसी को मूड खराब कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, एंड देन यू आर सेइंग मैं बड़ा संत महात्मा टाइप का इंसान हूं. दैट इज डिफरेंस. ओके. सो ऑथेंटिक सेल्फ, ऑथेंटिसिटी में ये चीज भी आती है. ऐसा नहीं कि अगर आप पॉजिटिवली बिहेव करोगे तो ही आप ऑथेंटिक हो. नो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं ना कि व्हाट इज योर प्लस एंड माइनस, अगर मेरा माइनस ये है कि आई टेक ऑन मोर वर्क देन आई शुड,
ठीक है, आई एम टॉकिंग लिटरली, दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस. आई एम ऑलवेज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज मैं ज्यादा काम मांग लेती हूँ जितना मुझे करना चाहिए उससे. तो दिस इज माई नेगेटिव एंड आई विल बिहेव इनकंसिस्टेंटली विद माई नेगेटिव ऑल्सो. मतलब यू विल सी द पीपल आई एम वर्किंग विद, आई विल टेक मोर वर्क, है ना. तो दैट इज माई नेगेटिव. आई एम बिहेविंग इन ऑथेंटिकली विद माई नेगेटिव्स ऑल्सो. पॉजिटिव जो भी है वो मैं उससे पॉजिटिव से भी वो कर रही हूँ. तो जरूरी नहीं है कि ऑथेंटिक बंदे में सारी की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हो, बट जो नेगेटिव वो अपने आप में जानता है उस तरीके से ही नेगेटिव वाली क्वालिटीज मैच होनी चाहिए जो वो बिहेव कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव रिगार्ड फॉर अदर्स. ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में. ठीक है, काउंसलर काउंसलर जो रिलेशनशिप होता है इसमें बहुत ही पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. मतलब ऐसा नहीं है कि क्लाइंट होमवर्क करके आएगा या क्लाइंट कुछ करेगा तो ही थेरेपिस्ट विल बी नाइस टू हिम. Therapist has to be nice regardless of what the client is throwing at him or her. That is called unconditional positive regard. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में भी हमने पढ़ा था. तो let's do it. When you are speaking, get into the habit of using I messages rather than you messages. An example would be I understand rather than you should not. Should वाला जो component है वो नहीं आना चाहिए थेरेपी में at all, because this is not some ये super ego वाली थेरेपी नहीं है. You are not supposed to say that to the client. Respond to what other person has said after checking with him or her. ठीक है, तो आप एक बार चेक करो कि अच्छा this made you feel like that, right? No, I would probably feel the same way you have done. ठीक है, तो पॉजिटिव रिगार्ड आप एक बार चेक करके दो कि यही वाली फीलिंग थी ना, तो उसको फिर you can relate and give examples. ठीक है. Give other person the freedom to share feelings or anything she wants to say. Do not interrupt or cut in. This is one of the worst habits of people, that कोई बात कर रहा है and they will cut that person and they will start talking about their own nonsense. Very bad. I mean, this is also bad manners. And if you want to do this, if you do this, then definitely there is no positive regard. Never cut a person. In fact, आपको पता है, in foreign cultures, अगर आप गलती से भी किसी को कट कर दो, you have to apologize and then stay quiet for a few minutes and let that person talk. इंडिया में तो कोई भी किसी के ऊपर ऊपर बोल रहा है, हम लोग टोकते नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एल्डर्स को भी हम टोक नहीं सकते. बट वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर कट समवन. इट्स वेरी वेरी आई दिस इज माई पेट पीव व्हेन समवन कट्स मी व्हेन आई एम सेइंग कि मैं कोई बात बोल रही हूँ, किसी ने काट के अपनी बात करनी शुरू कर दी. आई फील वेरी इरिटेटेड. सो नेवर डू दैट. डू नॉट अज्यूम दैट द अदर पर्सन नोज व्हाट यू आर थिंकिंग. एक्सप्रेस योरसेल्फ. ठीक है, तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है इस वजह से, दैट यू थिंक दैट इनको मैं सोच रहा हूँ जो उसको पता है. ऐसा नहीं है, आप उसको बताओ कि कम्युनिकेट वेल. ठीक है. डू नॉट लेबल योर सेल्फ और द अदर पर्सन कि यू आर एन इंट्रोवर्ट. इसीलिए मुझे ना टाइप अप्रोचेस बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज ये जो टाइप ए टाइप बी टाइप सी है, दिस आर पुटिंग पीपल इन बॉक्सेस. ऐसा नहीं है कि समवन इज एन इंट्रोवर्ट या समवन इज एन एक्सट्रोवर्ट. मे बी इफ एन एक्सट्रोवर्ट इज, जैसे हम बता रहे थे सिचुएशनिज्म में हमने डिस्कस किया था, maybe if an extrovert is in a funeral, he will be very quiet and introverted. Maybe if an introvert is in a comfortable space around his friends, he will behave in a more extroverted way. So never label people. ये सिर्फ उसके लिए नहीं है कि mental illness के लिए आप label नहीं कर रहे हो, वो तो करना ही नहीं है. साथ साथ में adjectives को भी ना लोगों को label मत करो कि introvert है extrovert, ऐसे नहीं. The final one, the third one is empathy. Empathy is the most critical component, hands down the most critical component. It is stepping into someone else's shoes and trying to understand the pain. मैं आपको एक कोट पढ़ के दिखाती हूँ. उस दिन मैंने इसी चैप्टर के लिए प्रिपरेशन में मैंने कोट भी I put it into my phone कि empathy is walking a mile in someone else's shoes. Sympathy is being sorry that their feet hurt. Okay, so empathy और sympathy में बहुत फर्क होता है कि empathy में you are able to relate to the other person और sympathy में you just feel bad for them. So that is the difference. पैराफ्रेजिंग पे आते हैं. पैराफ्रेजिंग स्किल ये ऑलरेडी इट्स बीन डिस्कस्ड, वेरी अंडर अप्रिशिएटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन काउंसलिंग. बेसिकली यू विल रिकॉल दैट जो भी उसने बोला है, द एबिलिटी ऑफ अ काउंसलर टू रिफ्लेक्ट व्हाट द क्लाइंट हैज सेड. जो भी क्लाइंट ने बोला उसको एक समराइज करके उसके मेन पॉइंट्स और उनसे पूछना वेदर दिस वाज राइट. जो मैंने हियर किया, मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट तो नहीं कर दी. समटाइम्स द क्लाइंट्स विल ऐड ऑल्सो कि नहीं मैम आपने ये नहीं बोला, हाँ ये भी है. मैंने कहा ठीक है, देन यू कैन पैराफ्रेज दैट ऑल्सो. ठीक है. The last chapter of class 12 and this chapter is the last topic is ethics of counseling. ये हमने पहले भी पढ़ा है, but let's still discuss these ethics. ठीक है. तो बहुत सारे हमारे जो साइकोलॉजी प्रोफेशन में है वो बहुत हमारे एक एथिकल प्रोफेशन है. इसमें we have to abide by certain standards, right? So while learning about competencies of a counselor, it is important for you to know that the client-counselor relationship is built on ethical practice.
American Psychological Association has developed a code of ethical conduct for behavior and decision making. In fact, आपको पता है मैंने अपनी जो when I was doing my bachelor's and masters, we actually had to, इतनी बड़ी बुक होती है Ethics of Code and Conduct, उस पे बहुत पूरा कोर्स किया था मैंने कि कैसे ethically psychologists should behave. ठीक है, it's very important कि these ethics are followed in your own personal practice. Okay, so let's do a bit of जो हमारी API वाली guidelines है. The first one is knowledge of ethical professional codes, standards and guidelines, knowledge of statutes, rules, regulations. तो ये तो मैं आपको बताया कि first thing is actually reading that code of ethics. पूरी बुक हमको पढ़नी पड़ती है, पूरी बुक हमको कुछ हमें सेक्शंस याद भी करने पड़ते हैं कि 10.4.4 ये वाला सेक्शन है, 11.2.2 ये वाला सेक्शन है. ठीक है, we have to write. और उसमें 6 हमारे मेन प्रिंसिपल्स होते हैं एथिक्स के जो अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन वाले हैं. ठीक है, recognize and analyze ethical and legal issues across the range of professional activities. Issues भी पढ़ाते हैं हमको कि अगर आपको कोई ब्लड रिलेशन में थेरेपी मांगता है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, या अगर आपका क्लाइंट इज बीइंग टू आउट ऑफ बोर्ड, आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो. if a client is trying to get really kind of close and intimate with you in a negative way, then how you can manage that, how to set up boundaries with clients. ठीक है, if someone is disclosing any kind of crime they have committed or any kind of crime that has been committed on them, how to handle that issue legally. ये सारी चीजें होती हैं ethical issues जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है. ठीक है, recognize and understand the ethical dimensions, features in his own attitudes and practices in clinical setting. तो for example if you एक जो हमारा proper ethical feature है that is attitude as a psychologist, है ना. आपको you don't have to be you cannot be rude, you cannot be mean, you cannot be all those sorts of things. ठीक है ना. तो ये जो है ये हमारा है एक ethical attitude that comes. ठीक है, seek appropriate information and consultation when faced with ethical issues. तो अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम है then आप किसी और साइकोलॉजिस्ट से बात करो या अपने सीनियर से बात करो कि सर मेरे को ये इशू आया है. ठीक है, तो anyway if you are facing any kind of issues feel free to talk to other psychologists. ऐसा नहीं है कि हर इशू यहाँ मैं ही सॉल्व करूंगा. ठीक है, and the final one is practice appropriate professional assertiveness related to ethical issues. जैसे मैंने आपको बताया कि if a client is trying to overstep his boundaries, या कोई client है जो आपको रात को 3 बजे फोन कर रहा है या कुछ कर रहा है या ऐसी कोई परेशानी है, तो you have to be assertive. You have to say कि मेरे working hours के around outside you will not call me. Or if a client is asking you deeply personal questions that are making you uncomfortable, you have to set the boundary कि no, this is your therapy session and even I would not ask you intruding personal questions, तो you can also not ask me that. ठीक है, तो इसको आप एक polite way में communicate करो. ऐसा नहीं कि client पे चढ़ गए या गुस्सा कर रहे हैं, है ना. That is not the solution. तो in all these kind of ways psychologists have to be very mindful of what they are doing. अच्छा, इस चैप्टर में let me just give you a summary. हमने बहुत सारी चीजें करी. We learned about the specific skills, the general skills जो हमने पढ़े, observational skills पढ़े. ठीक है, तो a lot of things we covered. We talked about certain psychological interviewing skills जो है हमारे जो testing skills हैं जो हर psychologist में होने चाहिए. We talked about I'm just flipping pages. We talked about counseling skills, characteristics of effective helper कि किस अगर एक अच्छा psychologist है उसमें कौन से skills हो सकते हैं, कौन से skills होने actually जरूरी हैं. ठीक है, तो ये सब बातें हमने करी. And keep that in mind. Ethics को mind में रखिए. If you want to be a psychologist then that's great. I really hope कि आपकी जिस भी college में you want to study psychology वो चीज clear हो जाए. अगर आपको overall course से related if you have any kind of questions, feel free to post them in the comment box. And definitely subscribe to the channel because they are doing great. They are providing free lessons to you all. So thank you so much for listening to all my videos and I will see you soon. All the best for your board exams.